नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। वैसे तो चुनाव बड़े भव्य हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान हो गया, गुजरात में आज प्रथम चरण का हो गया और इस दौर में जो सबसे अहम चर्चा है वो है मैनपुरी और रामपुर की, जहां भी 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये मैनपुरी और जो रामपुर का चुनाव है बड़ा अहम है, बड़ा असर डालेगा, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच से केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि इस चुनाव का असर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पड़ेगा, एक एक सीट पर पड़ेगा। मतलब मैनपुरी का चुनाव इतना अहम हो गया है और खास तौर से अहम हो गया है रामपुर का चुनाव, इसलिए और भी अहम हो गया है क्योंकि भाजपा ने सपा के गढ़ तोड़ने का अभियान सा चला दिया है और आजमगढ़ तोड़ दिया, रामपुर तोड़ दिया लोकसभा चुनाव में। हालांकि आजमगढ़ में जो हुआ उसमें अहम भूमिका बसपा की रही, जिनके कैंडिडेट ने एक तरफा वोट पा करके जो वोट का परसेंटेज था अखिलेश का 53%, उसको गिरा करके 33 पर ला कर रख दिया। रामपुर में भी यही स्थिति बनी और अब मैनपुरी आई, लेकिन इस चुनाव को लेकर के सर्वाधिक प्रतिष्ठाएं दिख रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब अखिलेश की घेराबंदी हो रही है चारों ओर से, तमाम चुनौतियां हैं और सच बात तो यह है कि अगर आप पश्चिम में देखें तो एक गठबंधन किया गया लेकिन उसे कोई लाभ खास नहीं मिला। इधर जो है इमरान को मायावती ने वहां लगा करके उनके गढ़ में एक चोट और करने की कोशिश की। इतना ही नहीं हुआ, 2022 के चुनाव के बाद जिस तरीके से कतिपय मुस्लिम नेताओं ने खुल करके अखिलेश पर हमला किया, उससे भी तमाम सवाल खड़े हो गए। अब ऐसी स्थिति में आज क्या जरूरी है और कितना जरूरी है और कितना महाजरूरी है अखिलेश का इन दोनों चुनाव को जीतना, यानी रामपुर और मैनपुरी। क्यों जरूरी है, क्या होगा, क्यों इसमें इतनी बड़ी प्रतिष्ठा लगी है, क्यों भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट से जूझ रही है, क्या कारण है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इतना अहम है मैनपुरी और रामपुर का चुनाव तो गुजरात में भी हो रहे हैं, गुजरात में क्या हिमाचल में हो भी गए हैं। और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा। महेश जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महेश जी बड़े जागरूक पत्रकार हैं, लगातार अपडेट रहते हैं और हर चीज़ पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। क्या वास्तव में महेश ये जो चुनाव है मैनपुरी और रामपुर का, क्या वास्तव में बड़ा अहम हो गया है उस मामले में, जबकि गुजरात और हिमाचल सब चुनाव हो रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के में जो उपचुनाव हो रहे हैं ये वास्तव में बहुत अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं
और इनमें बीजेपी का पिछले 2019 का चुनाव अगर देखा जाए तो सीटें कम हुई, तो बीजेपी का तो लक्ष्य ये है कि पूरा सफाया कर दे, क्योंकि जो 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें समाजवादी पार्टी के घर में घुस के बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीटें जीती, तो उससे उनके हौसले बुलंद हुए। वजह उसके कारण कुछ राजनीतिक कारण जो भी रहे हों और वोटों का बीजेपी की तरफ आकर्षित होने का जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, यादव परिवार है, वो इस समय एकजुट है और मैनपुरी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से लगा है। रामपुर का उपचुनाव जो विधानसभा का जो हो रहा है उसके लिए लगा हुआ है। वो उसके अस्तित्व का सवाल है। अखिलेश यादव अगर ये चुनाव कहीं नतीजे उनकी इच्छा के विपरीत आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 2024 उनके लिए सबसे टफेस्ट पड़ जाएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि अखिलेश यादव जब ये विधानसभा चुनाव हारे थे 2022 में भी पिछले हुआ था जो, तो उसमें कुछ मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव की अपने बयानों से थोड़ा नाराजगी भी जताई थी। तो अखिलेश यादव को ये भी प्रूव करना है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उन्हीं का है और ये बात सही भी कि उनको मिला। अब उसको मेंटेन रखना है, इनको ये चुनाव बिल्कुल ये जीत के दिखाना है। और दूसरी बात चाचा शिवपाल, ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर हैं क्योंकि इनका ये गठजोड़ है। तो अगर ये जीतता है तो निश्चित तौर पे आगे का इनका राजनीतिक भविष्य जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, शिवपाल है, राम गोपाल यानी यादव परिवार का, वो ठीक ठाक रह सकता है। वरना बिखराव की भी संभावनाएं हो सकती हैं और इनका एक जो मॉरल यानी नैतिक पराजय जो हो जाएगी अगर होती है तो ये बिखरते से दिखेंगे। इनका चुनाव जीतना ये बहुत जरूरी है 2024 के लिहाज से। समाजवादी पार्टी के जो भी यादव परिवार जो लीड कर रहा है उसकी एकजुटता को दिखाने के लिहाज से, और मुसलमानों का एक नेतृत्व ये पार्टी करती रही, उनको बिल्कुल एकजुट दिखाने के लिए, यादवों के वोट को एकजुट दिखाने के लिए ये चुनाव इनके लिए बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुनबा एकजुट हो गया है, तो क्यों ऐसा क्या होगा कि अगर मान लीजिए इनकी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं आए तो कुनबा बिखर जाएगा? क्या ये एक तरीके से एक परीक्षा है अखिलेश की कि ये खड़े नेता है कि नहीं है? क्योंकि अभी तो शिवपाल ने उनको छोटे नेताजी से भी विभूषित कर दिया है। तो क्या उस समय क्या इनकी साख गिर जाएगी, फिर ये वो एक नेता के रूप में नहीं आएंगे और फिर क्या कोई नए नेतृत्व की बात सोची जाएगी क्या? नए नेतृत्व की बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन चूंकि जो पिछला उपचुनाव हुआ था जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ी और रामपुर सीट उन्होंने छोड़ी आजम खान ने, तो वहां के जो चुनाव हुए तो वो तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के गढ़ ही माने जाते थे। और रामपुर तो आजम खान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, पिछले 45 साल से वो चुनाव लगातार जीतते आए हैं आजम खान। और ये जो वो असेंबली सेगमेंट का अभी हो रहा है तो ये भी समझिए आजम खान लड़ रहे हैं एक तरह से वहां पे। और समाजवादी पार्टी का रामपुर और आजमगढ़ दोनों जबरदस्त किले रहे हैं, जो दोनों किले बेद दिए गए थे पिछले लोकसभा उपचुनाव में। अभी रामपुर की सीट पे चूंकि आजम खान लड़ रहे थे, फिर ये विवाद हुआ और वो डिबार्ड हो गए, तो इसलिए वहां विधानसभा का हो रहा है, रामपुर विधानसभा सीट भी है। तो ऐसे में वो जो शुरुआत हो चुकी है तो उससे समाजवादी पार्टी के लोगों में थोड़ा सा वो भयभीत से भी हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते, कोई कोना नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जहां से बीजेपी घुस के इन पे वार करे, राजनीतिक वार करे, चुनावी वार करे। तो ऐसे में अब उनको जो यूनिटी शिवपाल और अखिलेश मंच पे जाकर के पैर छूना और शिवपाल का ये अपील करना कि छोटे नेताजी अखिलेश को कहा जाए। आपको याद होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटे लोहिया कहे जाते थे, जनेश्वर मिश्रा। ये सब जो जुमले होते हैं, राजनीतिक जुमले, चुनावी जुमले होते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। और नेताजी के निधन के बाद जो वहाँ उपचुनाव हो रहा है तो उसकी वो जो एक श्रद्धांजलि वोट की तरह वो अपील कर रहे हैं। एक कुल मिला के समाजवादी पार्टी बड़ा इमोशनली मैनपुरी की जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है मुलायम सिंह यादव के नाम से। हालांकि वो 2019 में मुलायम सिंह यादव जीते थे, लेकिन मेरा ख्याल 90,000 से ऊपर कुछ वोटों से जीते थे। हाँ, तो उससे पहले वो 3 लाख से जीते थे। और उसमें भी कहा रहा था कि 94,000 में बीएसपी का भी वोट शामिल था। हाँ, 60-70,000। हाँ,
तो ऐसे में ये जो लड़ाई है ये कोई बहुत ये कह लो कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। टक्कर होगी। अब चूंकि गुजरात के चुनाव की वजह से नेता लोग ज्यादा उधर ही फोकस कर रहे हैं और इधर मैनपुरी में बीजेपी के बड़े नेताओं का फोकस उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जो इक्वेशंस बता रहे हैं कि आप मतलब समझिए जो भाजपा का समर्थक वोट है, ब्राह्मण हो या समर वोट दूसरी जातीय वैश्य हो, और उधर पिछड़ों में शाक्य का वोट है और दलित वोट भी चूंकि इधर बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है, ये लोग कह भी रहे हैं और दिख भी रहा है। तो ये कितना हो जाता है, तो जहां इधर एक तरफ ये है, दूसरी तरफ यादव मुस्लिम है और उनका जो भी परंपरागत वोट है जो कुंबे को पसंद करता रहा है, तो लड़ाई जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी। अब सहानुभूति कार्ड जो खेला है समाजवादी पार्टी ने, उसका लाभ अगर उसे मिलता है तो ये चुनाव सपा के लिए थोड़ा बहुत आसान हो सकता है, दिखता है जैसा कि, क्योंकि नेताजी को वहां की जनता मानती रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में जो कम वोट मिला, ये भी एक चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन ये बताइए कि आजमगढ़ और रामपुर क्यों हारे ये लोग, और अब जो क्या उसमें जो आपके हिसाब से गलती इन्होंने की है, उस गलती को क्या ये मैनपुरी और रामपुर में अब सुधार रहे हैं? क्या गलती? मेरा कहने का मतलब ये है कि आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव सपा हारी, तो क्या गलतियां हो गई इनसे कि क्यों ये हार गए, और क्या उससे कुछ सबक ले रहे हैं और उस सबक को लेकर के ये अब इस बार जो है मैनपुरी और रामपुर में उतर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ा सबक था। वो इतना बड़ा सबक था समाजवादी पार्टी के लिए कि ये चुनाव जीतना, दोनों, वो विधानसभा का उपचुनाव और ये लोकसभा का उपचुनाव, इनके लिए एक समझ लीजिए कि इनके लिए एक मजबूरी हो गई है कि इनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि जितनी कंफर्टेबली ये उत्तर प्रदेश को, वहां उस समय क्या आपके हिसाब से क्या चूक हो गई थी सपा से? ये जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, जो हाँ आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हुआ, देखिए एक तो जो हार हुई उसमें क्या चूक क्या हो गई अखिलेश से? हाँ देखिए, ये तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अखिलेश वहाँ आजमगढ़ के लोग, नेताजी वहाँ यहाँ से मैनपुरी से लड़ने गए, यहाँ धर्मेंद्र यादव लड़े, फिर तेज प्रताप यादव लड़े, नेताजी स्वयं लड़े, फिर आजमगढ़ चले गए, फिर अखिलेश को वहां से फील कराया, फिर उस सीट को अखिलेश द्वारा छोड़ना, आजमगढ़ के लोग भी ये चाहते थे कि ये समाजवादी पार्टी का किला बना रहे। लेकिन अब ये तो आरोप भी लगा देते ईवीएम का भी, तो वो तो एक दूसरी बात है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है कि इधर एक नया वोट बैंक तैयार हुआ, भाजपा सरकारों ने किया, राज्य में जो उनकी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और प्लस केंद्र में भी, वो है लाभार्थी। वो एक वोट बैंक की तरह, आपने गौर किया होगा कि जितनी रैलियां होती हैं, होती रही है पिछले, उसमें लाभार्थियों को बसों में लाया जाता था, सैकड़ों की संख्या में। आप कानपुर को ही ले लीजिए, सैकड़ों की संख्या में बसें पूरे कानपुर में इधर उधर खड़ी रहती थी। फिर वो रैली में मतलब वो 1.5 से 2 लाख भीड़ आ जाती थी, बहुत होती है ये। और इस बार अभी मैं आपको ताजी खबर दे रहा हूं कि जो 9 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी कानपुर आ रहे हैं और दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय की बिल्डिंग, वो सॉरी भवन में एग्जीबिशन लगेगी, एक प्रदर्शनी, और ये सरकारी टाइप की सभा है, लेकिन इसमें है क्या, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम दिया गया है और 25,000 लाभार्थियों को लाने का है। शिक्षा निकेतन में हो रही है कि नहीं, अभी आज की बात है, ये डेवलपमेंट हुआ है आज। ये जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ उत्तर के, सुनील बजाज डीएम, ये लोग वहां गए थे और ऑलमोस्ट उसी को फाइनल कर रहे हैं। किसको? दीनदयाल को। अच्छा, ऐसा मुझे आज ही पता लगा। तो उसको फाइनली उन्होंने देखा और इसके बाद अभी इस समय बीजेपी की उनके कार्यालय में बैठक चल रही होगी स्थान को लेकर के। तो उसमें जो 25,000 का टारगेट दिया गया है वो लाभार्थियों का दिया गया है। और इन्होंने जो आंकड़ा निकाला है कि जिनको खाद्य पदार्थ फ्री में मिलता हो या कंट्रोल के दाम पे मिलता हो या गैस सिलेंडर के, ये जो भी लाभार्थी हैं, इनकी संख्या 18-19 हजार इन लोगों ने जोड़ने लाने का मतलब दावा किया है। ये भी मान सकते हैं महेश की जो रामपुर और आजमगढ़ में बहुत हल्के से लिया अखिलेश ने, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और उनकी ईगो थी, हम बाई इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और बिल्कुल इनकी सक्रियता ही रही, एक फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है कि इनकी सक्रियता जितनी वहां होनी चाहिए उतनी नहीं रही। अपनी उपस्थिति एक पूरी शिद्दत से होनी चाहिए, वो दर्ज नहीं करा पाए, जिसका इम्पैक्ट जनता में पड़ा, मतदाताओं में पड़ा।
अब वो करा रहे हैं कि घर घर जा रहे हैं। हाँ, डिम्पल को लेकर के यही हाल रामपुर में रहा। हाँ, रामपुर को तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने आजम खान के भरोसे छोड़ दिया कि ये तो आजम खान का तो घर अभी है। भी तो छोड़ दिया, अभी भी छोड़ा हुआ है। कैंडिडेट उन्हीं के साथ सब कुछ। हाँ। और आजमगढ़ में वो तो नहीं रहा, लेकिन आजम खान की अगर हम बात करें रामपुर में, तो आजकल रोना रो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पहले से हार गए, हारी मान ली उन्होंने। हालांकि आज अखिलेश वहां पहुंचे हैं और कुछ उन्होंने पंप करने का काम किया है, लेकिन लगता है कि वो जिस भाई तरीके से आप देखिए कि मुस्लिम भी टूट के जा रहा है भाजपा में। हाँ, ये यही बात आजम है। खान का मीडिया इंचार्ज था, वो जो सबसे इंटरेक्ट करना, पब्लिक को जोड़े रखना, ये सारा काम वो करते थे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो इमरान मसूद जो सपा में था वो चला गया मायावती के साथ। हाँ, उनके साथ चला गया। वो भी एक समाजवादी पार्टी को झटका है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो खतौली वाली सीट है जहाँ पे जहाँ से जैन लड़ा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ के लोगों में, नेताओं में भी और पब्लिक में भी इस गठजोड़ को लेकर के, यानी अखिलेश यादव के प्रति भी नाराजगी और चौधरी जयंत के प्रति भी नाराजगी है। तो ये जो नेताओं के प्रति नाराजगी हो जाती है, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट ना देख करके, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जनता भी, अब ये इसको दूसरे नजरिए से अगर आप देखिए तो जनता भी सबक सिखाना जानती है और मौका आने पर वो चूकती नहीं है, जैसा कि आजमगढ़ में और रामपुर की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में किया गया है। ठीक बात है। तो अब इनको पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के कुंबे को एक रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश है। अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा तो इसलिए और भी दांव पे लगी हुई, उनकी पत्नी लड़ रही है, उनको वो पिछले उसमें राज्यसभा में भेजना चाहते थे डिम्पल यादव को, लेकिन वो चौधरी जयंत को भेजना पड़ गया तो उनको रोक लिया गया। अब इनको फिर उतारा गया। अब 2019 का चुनाव डिम्पल कन्नौज में हार चुकी है। अब ये चुनाव भी अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, दुर्भाग्य से वो चुनाव हार जाती है, तो बहुत किरकिरी होगी, ये तो सभी जानते हैं। तो वो समाजवादी पार्टी एन केन प्रकार ये चुनाव जीतना चाहती है। अच्छा, और उसका फायदा, अगर वो इनके प्रकार जीता जाती है, लेकिन रोना भी तो रो रही है। वो साहब डीएम और एसएसपी वो कर रहे हैं और प्रधानों से कह रहे हैं निलंबित हो जाओगी अगर तुमने तो आए नहीं जीते। कोटेदारों को कहा जा रहा है और ये जाकर के रामगोपाल शिकायत भी करने गए, खास तौर से मैनपुरी की और रामपुर की जाकर के वहाँ शिकायत भी की है। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके सामने बड़ा चैलेंज नहीं किया? बल्कि डिम्पल ने तो एक बात और कह दी, उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं 5 तारीख के पहले मैंने 4 तारीख को घरों में मत रहना, घरों में मत सोना, 5 को सीधे अवतरित होना और वोट डालना, नहीं तो। और वहां पर वो भी कह दिया शिवपाल ने कि पुलिस बुलाए तो मत जाना, ये भी उन्होंने कह दिया, और घर में मत रहना। तो ये सब जो आशंकाओं के और शंकाओं के जो घटाक्षोभ है, उसके बारे में ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से परेशान है सपा भी? देखिए, जिस पार्टी की भी सरकार रही है तो जो नौकरशाही तंत्र होता है उसका वो भरपूर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, प्रयोग करते भी हैं, दबाव डालते हैं और उनके विपक्षी प्रत्याशियों के जो भी वोट बैंक से या समर्थक लोग हैं उनको हैरेस भी करते हैं। ये तो स्वाभाविक तौर पे होता है, लेकिन इसका जो रोना रोया जाता है, तो अगर बहुत ज्यादा इसी पे पूरा फोकस करते हुए शिकायतें करना और तुम लोग ये करना ये ना करना, तो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ रिजल्ट अप्रत्याशित हो गए तो कम से कम कहने को होगा कि देखिए वो ईवीएम ने हरा दिया, नौकरशाहों ने हरा दिया और बड़ा दबाव डालते रहे प्रधानों पे, इन पे उन पे। ये तक शिकायत, ये हथियार होता है, राजनीतिक हथियार होता है। मंत्री जो है वो शराब बांट रहे हैं और साड़ियां बांट रहे हैं, ये तक शिकायत की गई चुनाव आयोग। हाँ, ये तो देखिए चुनाव आयोग का विषय है। फ्रीबीज जो मुफ्त में जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, अब ये तो सभी जानते हैं कि अब दक्षिण भारत को ले ले, वहाँ तमिलनाडु जैसे राज्य टीवी फ्रिज जाने क्या क्या देते रहते हैं, यहाँ भी चालू हो गया है। तो ये तो एक ऐसा विषय है कि इस पर तो रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि लालच में आदमी ये करता है, तो वो चाहे शराब हो चाहे मतलब हर तरह की जो उपहार दिए जाते हैं, तो ये सिलसिला तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है चुनावी लोकतंत्र में। वही सही बताओ कि अगर अपर्णा यादव होती तो आप उनकी भूमिका को किस रूप में देखते? अगर क्या बीजेपी ने अपर्णा को न उतार करके सपा को क्या बड़ी राहत दे दी है? क्या उनका एक फैसला ये सपा के लिए वरदान हो गया है?
क्या कहेंगे? देखिए, उतना तो अपर्णा यादव का इम्पैक्ट ना होता, इसलिए ना होता कि अपर्णा यादव जो नेताजी की दूसरी पत्नी थी, तो उनके बेटे की पत्नी है, वो भी उत्तराखंड से आती हैं। ठीक। तो मूल रूप से यादव लोग, जो उनका परिवार है, उनको उस तरह नहीं स्वीकारता जिस तरह डिम्पल को स्वीकारता है। और यही हाल क्षेत्र के मतदाताओं का भी है। लेकिन डिम्पल भी तो उत्तराखंड से आती है और वो भी तो कहीं ना कहीं। लेकिन अखिलेश यादव, हाँ, तो नेताजी के पुत्र हैं। हाँ, तो अब इस विवाह को अमर सिंह ने, बताते हैं अमर सिंह ने कराया है, जो भी हो। लेकिन डिम्पल की स्वीकार्यता उनके परिवार में और यादव समाज में है। उतनी स्वीकार्यता अपर्णा यादव की नहीं हो सकती। तो अपर्णा यादव को अगर बीजेपी फील कराती तो उसको कोई इसका चुनावी लाभ मिलता है, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। बल्कि शाक के अच्छा लगेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण भी तो होते हैं। लेकिन एक टेंशन तो हो ही जाता है कुंडवा परिवार में, और एक विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। टेंशन की तब स्थिति होती है अगर वो मैदान में होती और यादव भी उनकी तरफ थोड़ा बहुत झुकाव उसका दिखता, जी, है ना, तो तनाव होता। मुसलमानों का झुकाव भी दिखता, तो ऐसा तो ना भी दिखता। हाँ। लेकिन कम से कम इतना तो होता ही कि वो बोलती और कुछ ना कुछ तो फिर। लेकिन मीडिया के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया लड़ाई होती है, और मीडिया कम से कम उसको इस तरह पेंट करता है कि जैसे कि बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई हो रही है। हाँ, वही मेरा कहने मतलब है। तो देवरानी जिठानी मैदान में इस तरह होता है ना, तो वो तो लेकिन हमको लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं दिखता। लेकिन ये तो आपको लगता ही होगा कि अपर्णा को भी नेताजी के महाप्राण के बाद अपने कुंडे से समझौता करना पड़ा। जिस तरीके से वो विद्रोह करके बीजेपी में चली गई थी 2022 के चुनाव में, और अखिलेश ने खुद कहा था कि नेताजी ने रोका उनको, नहीं रुकी और वो चली गई है। तो खैर उन्होंने कहा गई है तो चलो, वहाँ पर भी समाजवादी पहुँच गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इस समय अपर्णा भी बैकफुट पे आ गई। इसीलिए जब चुनाव के पहले वो जाकर के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलती हैं, और हमारे ख्याल से वो यही सफाई देने गई होंगी कि आप देखिए, मैं इस इलेक्शन में तो ज़्यादा कोई नेताजी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, तो कोई भूमिका का तो निर्वाह नहीं कर पाऊंगी, मैं कोई टिकट भी नहीं, मैं प्रचार में भी नहीं जाऊंगी। और इससे उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को संतुष्ट कर लिया होगा। हाँ, और इस तरीके से अपने कुनवे को संभाल लिया उन्होंने। देखिए, तो फिर ये स्थिति ऐसी होती है चूंकि मैनपुरी के उपचुनाव में अपर्णा का कहीं कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो मुझे लगता है कि देखिए, वो अगर चाहती तो वो स्टार कैंपेनर होती। हाँ, वही मैं बीजेपी उनको स्टार कैंपेनर के रूप में यूज करता है। इसका मतलब है कि बीजेपी से अब अपर्णा यादव के भी डिफरेंसेस कहीं ना कहीं झलक रहे हैं। क्योंकि भाई डिफरेंसेस झलक रहे हैं कि अपर्णा ने साफ कह दिया भाई इस समय अभी रुक जाओ, इस समय, क्योंकि डिफरेंसेस नहीं मान सकते, हम ये मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि और चूंकि बीजेपी के लोग भी मुलायम सिंह के प्रति इतना वो रखते हैं सम्मान भाव, तो उन्होंने भी कहा होगा हाँ ठीक है, अभी ठीक है, परिवार है, परिवार के साथ रहो और उसके बाद है। हालांकि ये बात तो हो ही गई होगी कि आपको कहीं कैंपेन में नहीं आना है, कहीं कुछ नहीं करना है, और किसी प्रकार की हम आपकी भूमिका न देखें, ये तो उनको हिदायत दे सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि अपर्णा ने अपने परिवार के साथ रहना ही इस वक्त उचित समझा। जैसे कि एक बार आपको बताएं, एस शिवपाल ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था नेताजी के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मेरे शरीर पर कलंक लगे। तो लगता है कि अपर्णा को भी ये लगा होगा कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पर कलंक लगे। देखिए, दो बातें हैं। अगर बीजेपी नेताजी के सम्मान में इस चुनाव में उतनी मेहनत नहीं कर रही, अगर ऐसा है और इस वजह से अपर्णा को रोका गया है, तो ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन अगर अपर्णा ने खुद ये बात कही है तो ये पक्का है कि देर सवेर अपर्णा की वापसी भी हो सकती है। वापसी भी हो सकती है। अब जब जिस तरीके से कुंडवा एक हुआ है उसमें उनकी वापसी भी होगी। हाँ। परिवार के लोग कहेंगे नहीं हम आपको महत्व देंगे, और ये स्थिति है क्योंकि अपर्णा ऐसी कोई भूमिका में नहीं आ रही है जिससे ये लगे कि सपा को इससे कोई रंच मात्र भी नुकसान दिख रहा हो। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश के लिए मैनपुरी
और रामपुर चुनाव जीतना क्यों जरूरी है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा। महेश शर्मा ने भी 2-4 बिंदुओं पर चर्चा की। एक तो उन्होंने कहा कि कुनवा बचाना है, दूसरा उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पसंदीदा बने रहना है, और उनका ये भी कहना है कि यहां से ही 2024 की भी जो है दिशा तय होगी। मैं जी इसमें कुछ आप और जोड़ना चाहेंगे कि क्यों जीतना जरूरी है? आपने 2-3 पॉइंट उठाए हैं, इसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट दिखता है? देखिए, ये दूसरा एक तीसरा पॉइंट ये भी है कि इम्पोर्टेंट है कि अखिलेश और शिवपाल का ये जो गठजोड़ हुआ है, हाँ, तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का एक आधिकारिक तौर पर विलय होना और उसके बाद फिर जो भी शर्तें आपस में तय हुई होंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नेताजी के जाने के बाद एक कुनबे में ये भी चल रहा है कि जो उत्तराधिकार है, कि जो पॉलिटिकल लेगेसी इतनी रिच लेगेसी रही है नेताजी की, तब अब तीसरी पीढ़ी में जो लोग आए हैं, जैसे शिवपाल का बेटा आदित्य है, बाकी रामगोपाल का बेटा है, ऐसे मतलब पूरा सभी जानते हैं कौन कौन है। तो अब इनको किस किस तरह से फिट किया जाए, बीच में अगर संभावना जैसा कि दिख रही है अपर्णा भी आ जाती है तो उनको भी समायोजित करना पड़ेगा। अब ये जो समायोजन है ये फिर एक बार समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के आरोपों की तरफ ढकेल देगा और भाजपा को एक बार फिर मौका मिलेगा कि समाजवादी पार्टी में क्या है, एक परिवार जैसा कांग्रेस के खिलाफ लगाते हैं। तो अभी भी कहते हैं, डिम्पल के लिए तो अभी भी कहते हैं कि इनको और कोई कैंडिडेट नहीं मिला और फिर वही डिम्पल को ले आए। बात तो ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि अगर किसी दूसरे को लेके आते तो शायद शिवपाल ये लोग ही ना एक्सेप्ट करते, वहां की पब्लिक ना एक्सेप्ट करते। वही सबसे बड़ी बात है, ये है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि अखिलेश ने जो ये बयान दिया कन्नौज में कि 2024 का चुनाव होगा वो कन्नौज से लड़ेंगे, इससे क्या माने हैं? ये बात उन्होंने हालांकि डायरेक्ट ये बात नहीं कही, संकेतों में बात कही है, तो उससे कोई भी इसी नतीजे पे पहुंच सकता है कि 2024 का चुनाव वो कन्नौज से लड़ सकते हैं। हाँ। तो अब ये है कि इसके मायने क्या है, ये इनको क्यों कहना पड़ा? क्या ऐसी, क्या आपको लगता है कि जो इंटरनल, जैसा भी आप कह रहे थे कि उत्तराधिकार को लेकर के और ये सारी स्थितियां पैदा हुई हैं, या अभी गठबंधन का विलय होना बाकी? हालांकि अभी जब पत्रकारों ने अखिलेश से पूछा कि गठबंधन कब होगा, बोले कोई बड़ी बात नहीं है। इसके मैंने कहीं ना कहीं तो सब अंदर तय हो गया। हाँ। तो क्या ये कुछ इस बात का भी संकेत है कि अब जो है हम कन्नौज से लड़ जाएंगे, हम केंद्र की राजनीति में पड़ेंगे और यहाँ जो है शिवपाल सवाल है? हाँ, ये देखिए, इसके दो फैक्टर सामने आते हैं। हाँ। एक तो ये आता है कि जो सेंट्रल यूपी में समाजवादी पार्टी को और भी मजबूती देना 2024 के चुनाव में, क्योंकि ज्यादातर सीटें जो वो निकालती है पार्टी वो यहाँ से या पूर्वांचल से निकालती है। अब इधर पश्चिमांचल चूंकि भूपेंद्र चौधरी को भी ये ले आए हैं बीजेपी वाले, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन आरएलडी से है, तो अब ऐसा बहुत इफेक्टिव होगा कि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को ये आसानी से जीत सकेंगे, ऐसा दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो गढ़ इनके मजबूत रहे थे और कमजोर हुए और फिर मजबूत होने की उसमें ये दिख रहा है कि चांस है, तो उस पर इनका फोकस रहेगा। तो ये, और दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि क्या अखिलेश जो है वो केंद्र की राजनीति करेंगे, तो फिर प्रश्न उठता है फिर नेता विरोधी दल की भूमिका में कौन तो घूम फिर के नजर जाती है शिवपाल पे। तो ये एक निश्चित तौर पे अंदर खाने में समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल और अखिलेश में कोई बात जरूर तय हुई है, डेवलप हुई है, जिसमें ये बात आ रही कि अगला लोकसभा का चुनाव अखिलेश लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश चाचा संभालेंगे, भतीजा केंद्र की राजनीति करेगा। उनको विपक्ष का नेता बनवा देंगे कि आप लड़िए, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। संगठन तो अपने हाथ में रख लेंगे, लेकिन उनको ये फोकस दे देंगे कि आप जाइए और विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि जो इस तरीके के समझौते हुए हैं, यही कारण है कि जब अभी
एकदम शिवपाल पर हमला बोल दिया बीजेपी ने। ये देखते हुए ये कहा गया कि भाई जो उम्मीदें थी शिवपाल से बीजेपी को पूरी नहीं हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सुरक्षा भी जेट से वाई कम कर दी। दूसरा भी खोल दी, गोमती रिवर फ्रंट जो है उनके सीबीआई की गोमती रिवर फ्रंट वाला भी खोल दिया। और अब माना जा रहा है कि उनका बंगला भी चला जाएगा, क्योंकि उसको इन्होंने प्रसपा पार्टी के रूप में, मतलब एक उनके पास आधार है, विधायक को तो दे सकते हैं लेकिन एक आधार है कि उन्होंने वहां पर अपना कार्यालय खोल दिया। सवाल केवल ये पैदा हो रहे हैं, और जब शिवपाल पर इस तरीके का हमला हुआ तो ऐसा लगता है जैसे लोग पहले से तैयार भी थे। तो उनके बेटा आदित्य कहता हाँ ये कोई अप्रत्याशित नहीं है ये। लेकिन अगर आप देखें जो ध्वनि शिवपाल की है कि कैबिनेट से पास हुआ, अधिकारियों ने किया, वो किया और कोई गलती नहीं, बड़ा अच्छा काम हुआ, वही ध्वनि जो है पैदा कर रहे हैं अखिलेश भी। और वो भी कह रहे हैं हाँ कैबिनेट से पास हुआ, बल्कि वो तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अरे भाई आप गोमती रिवर फ्रंट की बात करते हैं, बड़ी गलती हुई, हमने तो साबरमती से अच्छा बनवा दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप गोमती एक्सप्रेस की जांच करा रहे हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की भी जांच करा लीजिए। अगर आपको गोमती की ही जांच कराना है तो गंगा की भी जांच करा दीजिए, इतना पैसा। तो बल्कि वो 2 कदम और आगे बढ़ गए। तो क्या इस बात का अब ये संकेत साफ साफ है कि बड़ी समरसता हो गई है, सारे बिंदु बिल्कुल तय हो गए हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो तुम होगे, ये सब स्थितियां बनी हुई है। हाँ, ये तो सही है कि भीतर खाने में हुआ है, लेकिन शिवपाल की जो पहले जब पार्टी हारी तो उसके बाद जो कटुता आई इन लोगों में, शिवपाल ने बयान भी दिए और एक तरह से ये भी कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवपाल यादव का झुकाव भाजपा की तरफ हो रहा है। इस तरह की खबरें आने लगी थी। भाजपा को भी ये उम्मीद थी। अब शिवपाल ने अचानक जो कुंबे के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा दी तो झटका तो भाजपा को लगा। तो वो जो झटका लगा तो भाजपा कि ये पहचान भी है कि वो बदले की राजनीति से राजनीति करती है। तो वो जो पॉलिटिक्स ऑफ रिटेलिएशन है तो ये उसका एक जबरदस्त हथियार है, क्योंकि राजनीति तो वो हमाम में कहा जाता है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। तो ऐसे में अगर कोई कमजोरी उनको शिवपाल की दिखती है, कोई भी विवादास्पद प्रोजेक्ट हो या कुछ हो, तो वो निश्चित तौर पर ये प्रत्याशित था कि ये प्रहार तो होगा, आज नहीं तो कल, तो ये होना ही था। तो ऐसे में अब ये जांच बैठ गई या जो भी किया उन्होंने बीजेपी सरकार ने, तो ये अब योगी जी कह रहे हैं पेंडुलम है, या पेंडुलम का क्या मतलब होता है? पेंडुलम आप भी जानते हैं, इसका मतलब है कि कभी इधर कभी उधर। तो ये संकेत था उनका पेंडुलम कहना कि ये भाजपा की तरफ भी इनका झुकाव था और उधर सपा की तरफ भी। तो पेंडुलम कभी इधर कभी उधर स्थायी तो नहीं है। सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया और ये संकेत दे दिया कि जो पहले हम लोग विश्लेषण में लिखते थे कि इनकी नजदीकियां सब भाजपा की तरफ बढ़ रही हैं, तो उसको योगी के इस बयान ने थोड़ा बहुत सच्चाई की तरफ भी उसको देखा जा सकता है, उनके इस बयान को। तो शिवपाल के लिए तो ये प्रत्याशित था कि बीजेपी ये तो प्रहार करेगी। अब उससे बचना कैसे है ये देखने की बात है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से जो ये प्रहार किया गया है, इससे क्या वोटर पर भी कोई असर दिख रहा होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता है, बल्कि ये हो सकता है कि शिवपाल के जो समर्थक वो और ज्यादा एकजुट हो जाएं। हाँ, वो एकजुट हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये चुनाव ऐसा है कि ये जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के तौर पे देखा जा रहा है। उसी तरह इसको प्रचारित भी किया गया है। ये बात लोगों के दिमाग में, जो लोग नेताजी को मानते रहे, क्योंकि नेताजी का गढ़ रहा है वो, तो उनका वहीं से उनकी जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति की उत्पत्ति है वो पूरी बेल्ट रही है। तो ऐसे में जो एक सहानुभूति वाला जो कार्ड खेला गया है, श्रद्धांजलि होगी बहुत बड़ी अगर ये सीट हम जीतती, बार नेताजी का नाम लिया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे जिसमें भी मानवीय संवेदनाएं हैं तो थोड़ा बहुत तो होता है। तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी उठाएगी और मिलेगा भी। अच्छा, एक बात और भी है कि जब मुख्यमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने भाषण देने में पहले मुलायम सिंह के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने कहा कि उनके ही आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने 2019 में कहा था अब जीतेगी तो भाजपा ही जीतेगी, उनके आशीर्वाद से हमने आजमगढ़ ले लिया है, हमने रामपुर ले लिया है, अब मैनपुरी में भी नेताजी का सपना साकार होने जा रहा है, ये भी कहा। और दूसरा
ये भी हिदायत दी सपा को कि, और मतदाताओं से कहा कि इमोशनल कार्ड खेला जाएगा, आप बहकावे में मत आइएगा, इमोशनल से राष्ट्र का कुछ विकास नहीं होता। ये भी बात कही। इन बातों का भी कहीं कोई असर दिखेगा, या फिर मतदाता सोचता है कि अरे तो नेताजी है नहीं, क्यों ना हम लोग बीजेपी के साथ हो जाए, ऐसा भी कुछ दिखता है? नेताजी के निधन के जो 6 महीने के भीतर चुनाव होने थे तो वो हुए हैं, तो ये बात अभी लोगों के दिमाग में तरोताजा है। कोई ऐसा नहीं कि काफी समय बीत गया तो लोग भूल जाते हैं। जनता की स्मृति, नेताओं का कहना, सभी लोग कहते हैं कि कमजोर होती है, ज्यादा दिन संजो के नहीं रखते हैं, तो शहादत भूल जाते हैं। तो ये कोई इंदिरा जी के मामले में आप ले लीजिए, तो कितना 5 साल शासन किया राजीव गांधी ने, उसके बाद बदल गई सत्ता, वीपी सिंह आ गए। तो ऐसा इन चीजों का ये होता है कि नेताजी ने अगर लोकसभा में ये कह दिया आशीर्वाद के रूप में कि भाई मोदी जी दोबारा आए, तो नेताजी ये बात कह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पूरे यादव समाज, मुस्लिम समाज, वो अपने समाज को अपील कर डाली कि आप भाजपा के हो जाइए। शुभकामना कुछ नहीं, शुभकामना तो कोई किसी को देता है। अब नेताजी के निधन पे नरेंद्र मोदी जी कहीं स्पीच दे रहे थे, वहां उसे वो बोले श्रद्धांजलि, यहाँ भी बीजेपी के लोग गए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तो एक परंपरा है और स्वस्थ राजनीति की परिचायक है ये बात कि ऐसा कुछ होता है। तो लेकिन उसको अगर आप वोटों में इनकैश कराना चाहें तो जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, वो अपने हिसाब से तय कर चुकी कि उसको क्या करना है। इसका असर उस पर नहीं पड़ेगा और कोई दूसरी बातों का असर पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस कार्ड को वो खेल के बीजेपी कुछ सपा को डैमेज करेगी मैनपुरी में, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैनपुरी से रामपुर ज्यादा टफ है सपा के लिए? हाँ, रामपुर ज्यादा टफ है। अब रामपुर में तो जिस हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, तो और जिस तरह आजम खां का जो एक कोर ग्रुप था वो भी टूट रहा है धीरे धीरे, तो इससे है कि वोटर तो बिखर रहा है, क्योंकि वहाँ पब्लिक भी जान चुकी है कि अब आजम खान की पोजीशन ये आ गई है कि ये बहुत प्रभावशाली नेता के रूप में अब नहीं रह गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में पब्लिक को भी नेतृत्व की तलाश रहती है। तो अब ये परिवर्तन जैसा कि उसके लोकसभा के उपचुनाव में हुआ था वहां पर, तो इस विधानसभा में भी उस रिजल्ट का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। जीत हार तो क्या होगा ये तो पता लगेगा बाद में, लेकिन निश्चित तौर पे इस पर असर पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है, बल्कि अगर हम कंपेयर करें दोनों में, मैनपुरी में और रामपुर में, वो छोटा चुनाव है रामपुर का, ये बड़ा चुनाव है, एक संसदीय सीट का है, वो विधानसभा सीट का है, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैनपुरी क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो कुछ सहज है, लेकिन वहाँ उतनी सहज नहीं है। और गठबंधन जो इनका है राष्ट्रीय लोकदल से, जहाँ उनका कैंडिडेट लड़ रहा है कतौली में, वहाँ तो बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दिख रही है, बिल्कुल कंफर्ट नहीं दिख रही है। दूसरा एक भी जैसे रामपुर में हुआ, क्या आपको लगता है कि इतना ज़्यादा आजम खां परेशान हो गए कि ये चर्चा थी वो अपनी पत्नी तंजीम को चुनाव लड़ाएंगे, अगर वो तंजीम को ही उतार देते तो शायद सहानुभूति का हाँ को लाभ मिलता, नहीं लोकसभा में उतारा तो इसी में उतार दे। तो क्या उनके मन में कोई बहुत बड़ा डर पैदा हो गया? और अभी एक उन्होंने आजम खान ने कहा कि साहब मेरी पत्नी के पास पुलिस गई और कहा घर के बाहर मत निकलना, तो ये बात, तो क्या कुछ इतना भय और डर भी समा गया है? हालांकि वो स्पीच दे रहे हैं और उस स्पीच के द्वारा ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल बलिदान होने के लिए तैयार है, हम सब त्याग करने के लिए तैयार है, सब कुछ है। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये परिस्थितियां भी जो हैं वो ऐसी हो गई हैं जिससे वहाँ पर सपा जो है वो असहज है? हाँ, देखिए बीजेपी की एक बहुत तगड़ी राजनीति है कि वो इतना अपने आप को सिक्योर्ड महसूस कर रही है कि उसको तो वोट मिलना है, उसके तो कैंडिडेट जीत ही रहे हैं, सरकार तो उसकी बनती दिख ही रही है। तो इतना आत्मविश्वास आ गया है कि जो बदले की जो राजनीति कह लीजिए या विरोधी स्वर को दबाने के लिए जो भी हथकंडा प्रयोग करते हैं बीजेपी, अब कानपुर का केस आप इरफान इनका सोलंकी वाला केस है, ये आप देख ही रहे हैं कि ये पोजीशन ऐसी हो गई। और इससे पहले और भी कई मामले आए, एक भाजपा के विधायक वो अपने विधायक को भी नहीं छोड़ते हैं अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पाते हैं, तो फिर तो ये तो किसी के राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव को निष्प्रभाव करना है या उसको कम से कम
करना, ये उसके तहत है, चुनावी रणनीति का ये हिस्सा है। तो ये तो अंदर भय तो जिसके मन में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो उसके मन में भय तो आ ही जाता है। ये तो बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है मानव स्वभाव का। तो अगर उधर रामपुर में ऐसा है तो कोई नई बात नहीं है। तो सत्ता से जो भय खाने वाली बात है, विपक्ष कोई इतने बहुत पहले की तरह नेता भी नहीं होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे कि ताल ठोक दिया तो ठोक दिया। तो अब वो बात नहीं रही, इसलिए महेश आपने तो बहुत से चुनाव देखे हैं जी। और माना ये जाता था कि जो उपचुनाव होते हैं वो विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम करते हैं। बताया ये गया कि मैं देख रहा था आज एक रिकॉर्ड कि 1962 में जब नेहरू जी फिर से आ गए सत्ता में और उसके बाद 63 में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल, ऐसे हस्तियां लड़ी चुनाव। तो दीनदयाल तो जौनपुर से चुनाव नहीं खैर जीत पाए, लेकिन ये जो तीनों दिग्गज थे वो सब चुनाव जीत गए। मैंने लोहिया भी जीत गए और कृपलानी भी जीत गए, भी जीत गए। तो एक क्या संजीवनी का काम करते हैं विपक्ष को मिलती है और अब वो स्थिति नहीं रह गई है। देखिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि इस समय जो सत्ता दल है राज्य में भी केंद्र में भी वो बिल्कुल चाहते ही नहीं कि विपक्ष बहुत मजबूती से सामने खड़ा हो। पहले ये भावना रहती थी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पर अंकुश नहीं होगा, निरंकुश हो जाएंगे ये। तो इसलिए और भी नेहरू जैसे लोग विपक्ष को बढ़ावा देते थे, प्रभावशाली विपक्षी नेताओं को। अब राम मनोहर लोहिया उनके खिलाफ लड़े थे, वो तो प्रचार करने भी नहीं गए थे। और पत्र लिख दिया कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम जीतो। उधर लोहिया लिखते थे कि मैं तो पहाड़ से टकराने जा रहा हूं, मुझे मालूम है मेरा क्या असर होगा, मैं चूर चूर हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी पूरे नैतिक साहस से आपका मुकाबला करूंगा। ऐसे ऐसे पत्र व्यवहार होते थे। और बाद में उन्होंने लिखा भी कि अब मैंने कुछ किया हो न किया हो, हाँ, लेकिन मैंने पत्थर को चटका जरूर दिया। तो वो जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती थी, राजनीतिक मूल्य होते थे, वो कहाँ रह गए? उनका तो लोप होता जा रहा है दिनों दिन। कि कोई भी नहीं चाहेगा कोई सशक्त विपक्षी नेता सदन में आ जाए। आज के सत्ता दल में तो ये परंपरा ही खंडित हो चुकी है, कह लीजिए आप। अब मुझे याद आता है एक, अगर आप कहें तो बता दूं कि जब राजीव गांधी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से लोकसभा पहुंचे तो विपक्ष में तेलुगु देशम के पी उपेंद्र नेता हुए थे, जबकि जो आंकड़े होते हैं उसमें उनको मान्यता मिले दे या ना दे प्रधानमंत्री पर निर्भर था। तो उन्होंने पी उपेंद्र को नेता अपना, बाद में एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो समझिए उनको उनके 25 सांसद थे, कुल 25 या 30 ऐसे ही कुछ थे, बमुश्किल 25 थे। और अब क्या पोजीशन है कि वो स्टेटस मिलता ही नहीं है। अब इस समय कांग्रेस 3 सांसदों से पीछे है, तो लेकिन नेता विपक्ष कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, ये बात आपकी सही है। तो ये सत्ता दल जो एकदम कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए जो सबसे बड़ा दल है हाउस में, उसके नेता को मान्यता दे देनी चाहिए। ये भी बयान आता ना कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष, हाँ, ये जुमला ही गलत है। ये जो थ्योरी है क्या, ये सोच ही गलत है। हाँ, ये सोच गलत है, सोच गलत है। बल्कि सच बात तो महेश ये होगा कि पहले भी हम लोगों ने चुनाव देखे, इतना ज्यादा लोग तीखापन लेकर के मैदान में नहीं उतरते थे और इश्यूज पे बात करते थे। ये नहीं कि वो हमने जो बात करना शुरू कर दी, वो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सद्दाम कह दिया, किसी ने रावण कह दिया, किसी, ये सब बातें नहीं होती। बल्कि लोग ये बताते थे कि हम क्या करना चाहते हैं, इस समय जो ज्वलन समस्या है इनका क्या हल है, और फिर आप हमको दे, वोट उनको दे। लेकिन जो ये तीखापन जो विपक्ष और सत्ता में आ गया कि जो भाषण में भी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होने लगा, शब्दों की तो मर्यादा नहीं रह गई। और क्या है, दोनों पक्ष से, दोनों पक्षों से रहा। अब जैसे कि अभी एक बयान आया गर्मी सर्दी का, अब वो जनतावाद बोल बैठे गर्मी सर्दी पर। मुख्यमंत्री ने अपने सामान्य रूप से अपराधियों के लिए कहा और ये भी कहा कि विपक्षी 2 लोग इस तरीके से बात करते थे, लेकिन आज जयंत ने भी इस पर वो गर्मी देख रही है सर्दी। अरे भाई, ये कौन सी बातचीत हुई है?
आप अपनी बात कहिए, अपने बिंदुओं को उठाइए, अपने वैल्यूज को उठाइए, लेकिन ये नहीं होता। तो मैं जी ये बताइए कि अगर मैनपुरी जैसा आप कहते भी हैं कि सहज है और रामपुर असहज है, अगर इस तरीके का रिजल्ट्स भी अगर आए तब भी सपा के लिए क्या होगा? देखिए, मैनपुरी सहज है पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता। वही मैंने ये कहा कि कंपैरेटिवली जो चुनाव हो रहा है तो उसमें जो दिख रहा है वो ये है। रिजल्ट, ये तो रिजल्ट बताएगा कि क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीतती है और रामपुर हारती है तो भी समाजवादी पार्टी की भविष्य की राजनीति पे उतना असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मैनपुरी, सबसे बड़ी, उसको वो हर हाल में जीतना है। और वो जीतने के बाद उसका जो उसके बाद जो निखर के समाजवादी पार्टी आएगी वो थोड़ा देखने लायक होगी। और दूसरी बात, जो एक चीज हमें और भी नहीं भूलनी चाहिए, जो संयुक्त विपक्ष के प्रयास चल रहे हैं, नीतीश कुमार आ जाते हैं, कभी ममता आ जाती हैं, तो वो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत हिस्सा बनेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे क्लेम भी करेगी। उसमें भले ही उस फोल्ड में कांग्रेस हो, तो ये जो जीतेंगे तो वो उसका असर 2024 की जो बीजेपी वर्सेस अदर्स का जो सिनेरियो बन रहा है, जो परिदृश्य बन रहा है, तो उसमें समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती स्थिति में खड़ी होगी। कम से कम बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले, राष्ट्रीय लोकदल के मुकाबले इन पार्टियों से काफी मजबूती से और ज्यादा से ज्यादा सीटें क्लेम करेगी, उसको मिलेगी भी। चलिए, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा हेल्दी डिस्कशन किया और आपने बहुत ही वर्तमान, अतीत और भविष्य की बात की। लेकिन कुल मिलाकर के अगर भारतीय राजनीति में कुछ चटकपन लाना है, भारतीय राजनीति में कुछ नयापन लाना है, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देनी है, तो जरूरी ये भी है कि विपक्ष भी मजबूत हो। और जो वर्तमान हालात हैं, जो सपा और अखिलेश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो तभी सफल होंगे जब इस उपचुनाव में उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए अखिलेश का जीतना जरूरी है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।